नमस्कार। खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज से उत्तर प्रदेश में ओपीडी और आईपीडी सेवा शुरू हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से सरकार अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद पड़ी थी। सरकार के इस फैसले से सामान्य मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि सभी जिलों में ओपीडी के साथ साथ सर्जरी के काम शुरू होंगे। जिस अस्पताल में कोरोना के मरीज होंगे तो उन्हें जिले के नोडल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओपीडी सेवा शुरू करने से पहले पूरे अस्पताल को सैनिटाइज कराया जाएगा। साथ ही सभी अस्पतालों में फीवर क्लिनिक बनाया जाएगा, जिससे कोविड के लक्षण वाले मरीजों की अलग पहचान हो सके। डॉक्टर नेगी ने बताया कि ओपीडी और आईपीडी सेवा के साथ अस्पतालों में उचित देखरेख में सर्जरी का काम भी शुरू होगा। गर्भवती महिलाओं की प्रेगनेंसी, आंखों से जुड़ी सर्जरी का प्राथमिकता के साथ चयन किया जाए। दूसरी लहर आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर गई थी। अब प्रदेश में हर दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटकर 3000 से गिरने और पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे पहुंचने के बाद सरकार ने ओपीडी सेवा शुरू करने का फैसला किया है। सभी जिलों के सीएमओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ओपीडी में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाए। सुविधाएं तो सारी पहले जैसी रहेंगी बस, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत चलाई जाएंगी ओपीडी और आईपीडी दोनों। कोविड प्रोटोकॉल में यह है कि उनकी जांच भी करवाएंगे। जैसे माना कोई ऑपरेशन करना है तो उससे पहले उनकी जांच करवाई जाएगी और वो जांच ट्रू नॉट और आरटीपीसीआर की जांच करवाएंगे। दूसरी लहर आने के बाद जब कोरोना के केस तेजी से आने शुरू हुए तो प्राइवेट अस्पतालों में भी ओपीडी सेवा बंद कर दी गई थी। सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी खुलने से सबसे बड़ा फायदा उन पोस्ट कोविड मरीजों को मिलेगा जो कोविड से ठीक होने के बाद होने वाली परेशानियों का कहीं इलाज नहीं करवा पा रहे थे। जिला अस्पताल में भी मरीज देखे जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन कड़ाई से कराया जाएगा। इस ओपीडी का सबसे अधिक फ़ायदा उन मरीजों को मिलेगा जो नॉन कोविड हैं और जो अपनी छोटी मोटी बीमारियों के लिए अभी दर दर डॉक्टरों के पास भटक रहे हैं। साथ ही उन मरीजों के लिए भी लाभदायक होगा जो आफ्टर कोविड पेशेंट हैं। बहुत से ऐसे मरीज हैं जो 1 महीना 2 महीना पहले इनको कोविड हुआ है और बाद में परेशानियां उनको आती हैं। अब उनके पास ये रास्ता नहीं रहता है कि उस किसे दिखाएं। मौजूदा समय में ओपीडी बंद थी, इस कारण वो परेशान होते थे। अब जब ओपीडी चालू हो जाएगी तो उनके लिए भी ये राहत की खबर है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। तो आज से प्रदेश भर में ओपीडी सेवा शुरू होने जा रही है, जिसमें सामान्य मरीजों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। वो हम आपको बताते हैं। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू की जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल का इस दौरान पालन करना होगा। ओपीडी में डॉक्टरों को दिखा सकेंगे मरीज। सामान्य मरीजों को अलग रखा जाएगा। अस्पतालों में फीवर क्लिनिक, फ्लू कॉर्नर, कोविड सिम्टम्स वालों को यहां पर टेस्ट किया जाएगा। दूसरे मरीजों से ये लोग अलग रहेंगे। कोविड सिस्टम वाले सामान्य मरीजों की भर्ती होने की भी सुविधा वहां पर एक बार फिर से मुहैया कराई जाएगी। जिला अस्पतालों में आज से सर्जरी की भी सेवा शुरू की जाएगी। उचित देखभाल के साथ सर्जरी होगी। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही सर्जरी की जाएगी। और क्या नियम होंगे इसको भी आपको बताते चले। बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी आपको अस्पताल में। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा। एंट्री के वक्त थर्मल स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी होगा। पर्चा बनवाते समय लाइन का पालन जरूरी होगा। ओपीडी में सैनिटाइजर का इंतजाम होगा। सैनिटाइज करके ही डॉक्टर के पास आपको जाना होगा। परामर्श के समय उचित दूरी बनाए रखना होगी, यानी जरूरी तीमारदारों को भी इसकी पूरी सुरक्षा बरतनी होगी। सामान्य रोगियों के लिए दवा का अलग से काउंटर बनाया जाएगा। बुखार होने पर फीवर क्लिनिक जाना होगा। सर्जरी के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। अलाउद्दीन, आज से ओपीडी सेवा की शुरुआत हो रही, क्योंकि कोविड काल में ओपीडी बंद कर दी गई थी। अब ऐसे में किन किन मानकों का ध्यान रखते हुए इन ओपीडी सेवाओं को शुरू किया जाएगा? देखिए, पूरे प्रदेश में ओपीडी सेवाएं आज से शुरू हो रही है। इसमें खास बात है कि कोविड की वजह से वो सामान्य मरीज भी देखे नहीं जा पा रहे थे, जिनको सख्त जरूरत थी चिकित्सकों के परामर्श की, चिकित्सीय सुविधाओं की। खासतौर से जो सर्जिकल केस थे, गर्भवती महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी का मामला था, और खासतौर से इस दौरान
इन तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। और तमाम वो सर्जरियां जो पहले से शेड्यूल थी, उन सर्जरीज को खोल दिया गया है, चाहे वो आंख की सर्जरी हो, चाहे वो नाक की सर्जरी हो। इसके अलावा छोटी सर्जरियां और बड़ी सर्जरी, तमाम चीज़ों को आज से ओपन किया जाएगा। हालांकि जो कोविड के प्रोटोकॉल पहले से चले आ रहे हैं, उस पर सख्ती से पालन करने की बात कही गई है और उसके बिना सर्जरी होगी भी नहीं। तो ऐसे में आज का दिन बहुत अहम है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि एक आंकड़े के हिसाब से करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग ओपीडी में एक महीने में देखे जाते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पिछले 2 महीने से ओपीडी जिस तरह से डिस्टर्ब चल रही थी, उसकी वजह से कितने लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी होगी। क्योंकि कोविड कॉल में प्राइवेट अस्पताल भी ओपीडी से बच रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से संक्रमण का एक खतरा था। तो ऐसे में राज्य सरकार ने आज से एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केसेस की कमी तेजी से देखी गई है। तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं, दूर दराज के, सीएससी हो, पीएससी हो, अर्बन सीएससीज हो या फिर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो, तमाम जगहों पर खोलने के लिए कहा गया ओपीडी। सबसे खास बात यह है कि एक जिले में अगर कहीं पर और किसी अस्पताल में लोग भर्ती हैं कोविड के पेशेंट, तो ये कहा गया है कि जिले में एक सेंट्रलाइज अस्पताल बना दिया जाए, जहां पर तमाम मरीजों को शिफ्ट कर दिया जाए। यानी कि सपोज दैट, बिल्कुल अलाउद्दीन, यानी कि अब धीरे धीरे व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है और इसी की कवायद के तौर पर आज देखा जा रहा है कि जो मरीज अब तक ओपीडी सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे छोटी मोटे बीमारियों को लेकर, तो उनके लिए ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा जब आज ओपीडी खुल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अमरोहा से खबर है, यहां पर गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 2 थाना क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर यह मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्करों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान 2 सिपाही भी घायल बताए जा रहे हैं। 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। घायलों को फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे इन तस्करों पर हैं और थाना डिंडौली के अमरोहा, पाक, बड़ा और हसनपुर थाना क्षेत्र के काला खेड़ा में ये मुठभेड़ हुई है। तो अमरोहा में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 2 गौ तस्करों को पैर में गोली लगी है। 2 सिपाही भी इसमें घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो ये तस्कर थे, इनके ऊपर कई सारे मामले पहले से दर्ज हैं और 5 गौ तस्करों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। डिंडौली में ये मुठभेड़ पुलिस के साथ तस्करों की बताई जा रही है। तो अमरोहा का मामला है पूरा। गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 गौ तस्करों को गोली लगी है, 2 सिपाही भी घायल हुए हैं और 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। और फतेहपुर से खबर लेते हैं, जहां पर कक्षा 7 के छात्र के अपहरण से हड़कंप मच गया। अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख की फिरौती मांगी। परिवार को फोन करके फिरौती की रकम मांगी गई। परिजनों की शिकायत पर अपहरण का केस अब दर्ज कर लिया गया है। अपहरण के खुलासे के लिए एसपी ने अब 4 टीमें भी गठित कर दी हैं ताकि बच्चे को ढूंढा जा सके। तो कक्षा 7 के छात्र का अपहरण हुआ। संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर अब इसको पूछताछ चल रही है। घटना के बाद से ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मलवा थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव की घटना बताई जा रही, जहां पर 7वीं क्लास के एक छात्र का अपहरण कर लिया गया है। तो 7वीं क्लास का ये छात्र था। 20 लाख की फिरौती मांगी गई है। हालांकि अब पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं और इन बदमाशों की खोजबीन शुरू हो गई है। और उत्तर प्रदेश में आज से सीरो सर्वे शुरू होने जा रहा है। प्रदेश भर में अभियान के जरिए पता लगाने की कोशिश होगी कि कितने लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनी है और सीरो सर्वे का काम स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर में ही कुछ ही जिलों में सीरो सर्वे हुआ था, लेकिन अब ये व्यापक पैमाने पर हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग की टीम ये जांच कर जानने की कोशिश करेगी कि राज्य में कितने लोगों की एंटीबॉडी बनी है। सीरो सर्वे की शुरुआत हुई थी कुछ जिलों से, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ये हर जगह होगा, हर जिलों में होगा और इसे पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कितने लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी है। और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि टीम ही सर्वे करेगी स्वास्थ्य विभाग की और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि कितने लोगों में एंटीबॉडी अब तक बन चुकी है।
वैक्सीन लगाई जा रही है। बहुत सारे लोग कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन अब सीरो सर्वे के जरिए पता लगाने की कोशिश की कितने लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी है। और पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में लगातार मीटिंग करने के बाद बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष ने गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली है। इसमें उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हुई। साथ ही बीएल संतोष ने जेपी नड्डा को उत्तर प्रदेश सरकार का फीडबैक दिया। बता दें कि सोमवार से बुधवार तक बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से अलग अलग बैठक की। इसके अलावा मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम से भी चर्चा की थी। और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपनी पार्टी से 2 कद्दावर नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आरोप है कि दोनों नेता पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे, इसलिए मायावती ने दोनों नेताओं को पार्टी से निकालने का फैसला किया है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए मायावती की टाइप किया हुआ वो लेटर है, जिसमें दोनों नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप में निकालने की बात लिखी हुई है, जिस पर मायावती ने फैसला लिया। और तीसरी तस्वीर में लालजी वर्मा और रामअचल राजभर भी दिखाई दे रहे हैं, जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन पर आरोप है कि इन दोनों नेताओं ने संगठनात्मक तौर पर बीएसपी के लिए बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब देखना यह होगा कि इन नेताओं की कमी बीएसपी कैसे पूरा करती है। तो लालजी वर्मा राम अचल के भरोसे को तोड़ा मायावती के, और इस वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और वैसे इस कार्रवाई के पीछे माना जा रहा है कि दोनों नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिसको देखते हुए मायावती ने दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले कई दिन से रामअचल राजभर और लालजी वर्मा समाजवादी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, और दोनों नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की जुगत में भी लगे हुए थे, जिसकी भनक मायावती को लग गई। और इसके बाद मायावती ने दोनों नेताओं को पंचायत चुनाव के दौरान अपनी पार्टी की उम्मीदवारी की जगह दूसरे पार्टी के नेताओं को समर्थन देने का आरोप लगाकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और रामअचल राजभर बीएसपी के बड़े नेताओं में से अब तक शामिल थे। माना जाता है कि मायावती उन पर इसलिए भी ज्यादा भरोसा करती थी क्योंकि उन्होंने बीएसपी से ही राजनीति की शुरुआत की। 2007 में पहली बार अकबरपुर विधानसभा से बीएसपी से विधायक चुने गए थे, और मायावती सरकार में परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली, क्योंकि मायावती को भरोसा था कि पूर्वांचल बेल्ट में ओबीसी वोट बैंक को साधने का काम करेंगे। बाद में जब स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी ने बाहर निकाला तो उनकी जगह पर रामअचल राजभर को पार्टी ने बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, लेकिन अब पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वैसे अगर लालजी वर्मा की भी बात करते चले तो बीएसपी के पुराने नेताओं में से एक हैं। 2017 में तब जीतकर विधानसभा पहुंचे जब बीजेपी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, और इस दौरान लालजी वर्मा बीजेपी के अवधेश कुमार को हराया था, जबकि इससे पहले 2012 में हार का स्वाद चख चुके थे। लेकिन 2007 में मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। लालजी वर्मा का राजनीतिक करियर बताता है कि 1991, 96 और 2002 में भी जीतकर विधानसभा पहुंचे। ऐसे में मायावती को पूर्वांचल बेल्ट में जमीनी पकड़ वाले नेता की जरूरत थी, वो लालजी वर्मा में दिखाई दी। ऐसे में मायावती ने लालजी वर्मा को अपने करीबी नेताओं में शामिल कर रखा था, लेकिन अब इनको भी बाहर कर दिया गया है पार्टी से। और रुकेंगे, छूट रद्द कर दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य प्राथमिकता है, जिसकी वजह से परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है। अब 12वीं के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। सीबीएसई के बाद अब यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। सीएम योगी ने डिप्टी सीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर फाइनल मोहर लगा दी है। यूपी बोर्ड के 100 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब बिना परीक्षा के 12वीं के छात्रों को पास किया जाएगा। कर्मचारियों का, शिक्षकों का, अभिभावकों का और छात्रों का जो जीवन है उसकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमने उसको आधार मानते हुए निश्चय किया है कि जो वार्षिक परीक्षा हमारी इंटरमीडिएट की होनी थी उसको हम निरस्त करते हैं। कोविड के चलते यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा को पहले ही रद्द कर दिया था। अब छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि कोविड महामारी की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यूपी सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा।
और प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अचानक सीबीएसई छात्रों के वर्चुअल सत्र में जुड़कर सबको चौंका दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ बच्चों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने मीटिंग में छात्रों से मार्किंग का तरीका पूछा। साथ ही छात्रों के माता पिता से भी इस मुद्दे पर चर्चा की। दरअसल सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद शिक्षा मंत्रालय की ओर से छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ संवाद किया जा रहा था। इस दौरान प्रधानमंत्री अचानक जुड़ गए और चर्चा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री हल्के फुल्के अंदाज में नजर आए और छात्रों को हर चुनौती से सीखते रहने का सुझाव भी दिया। आप बिल्कुल जैसे अपने टीचर के साथ रोज बात करते हैं, अपने पेरेंट के साथ रोज बात करते हैं, वैसे ही मेरे से कर रहे हैं। ये जो अपनापन है ना, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए ये अनुभव बहुत आनंददायक है कि मैं मेरे देश के इतने कोने में बैठे हुए इन बच्चों के साथ इतनी सहजता से मैं बात कर पा रहा हूं। वरना तो कभी क्या होता है, वो देखते ही चौंक जाता है, अरे आप है, फिर वो बातें नहीं करता है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इन दिनों दिल्ली एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम्स के बाद निशंक को एम्स में भर्ती किया गया था। इस बीच उनकी बेटी आरुषि निशंक ने अपने पिता के लिए एक भावुक कविता सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। आरुषि ने कविता शेयर की और बचपन की यादों का जिक्र किया। साथ ही अपने पिता और देश के शिक्षा मंत्री के जल्द ठीक होकर घर आने की कामना भी की है। तो आरुषि ने लिखा कि आप हर बार तोड़ देते हैं मेरी चुप्पी। आज जब आप चुप बैठे हैं तो आइसोलेशन की ड्राई ने बांध दी है मेरी मुट्ठी। बचपन में मेरे रिपोर्ट कार्ड पर दिल में आपके जैसे होती थी धुकधुकी। आज जब आपका ब्लड टेस्ट आता है मेरी सांस चल चल कर है रुकती। आपका वो डांटना हर बार जब मैं खाना खाते फोन पे गुम हो जाती हूँ। मेरी चट्टान जरूरी आज थोड़ी शांत है, पर हर पत्थर ने जिससे ताकत ली वो आप हैं। निशंक वो सूरज हैं जिसने हर दिशा जलकर कभी ना खोई अपनी कांति ताप है। जीती आपने बहुत सी बड़ी जंग है, ये तो महज छोटी सी लड़ाई है। आप तो योद्धा हैं हर उस व्यक्ति की। अब की बार कोविड पर हमारी चढ़ाई है। कर्मा हर बार लौटकर है आता, सब लोग ऐसा कहा करते थे। आज जब आप बात नहीं सुनते मेरी, तो याद वो बातें आती हैं जो हम अनसुना करते थे। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, ये मैंने अपने जीवन में आपसे सीखा है। दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक हैं आप, हर संघर्ष आपके सामने फीका है। जल्दी घर लौट कर आइए। तो एक पुत्री की बातें जो मन की होती है वो पिता के लिए। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबर।